ग्रंथ पॉलिटी, अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर लेना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग को किस तरह निपटाती है। इस घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। मेरे दिमाग में सीधा समीकरण है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश के कमज़ोर करना। हम इस बात तो शुरुआत क्यों कर रहे हैं? बात बोले भेद खोले। एथनिक किया जाती है एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति एक आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता हो। ये यहाँ दर्शाया गया। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र इस ऑरेंज कलर से और रेड कलर से वेलोन फ्रेंच भाषा और फ्लेमिश को इस तरह से ऑरेंज कलर से यहाँ दर्शाया गया है और फ्लेमिश डच भाषी लोग को येलो कलर से दर्शाया गया है। जर्मनी भाषी लोग को यहाँ दर्शाया गया है। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखिए। इससे किस इलाके में विभिन्न समुदायों को सघन आबादी नजर आ रही है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। इनकी आबादी कुल संख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल संख्या का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल और तमिल 13%। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व प्रांतों में आबाद है।
अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग के कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में बल फ्रेंच भाषी और जर्मनी लोगों की अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। सन 1948 में श्रीलंका राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मतों के संरक्षण को बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका के जातीय समुदाय यहाँ पे बटे हुए हैं। सिंहली है जो येलो कलर से दर्शाया गया है, जो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है ऑरेंज कलर से जो दर्शाया गया श्रीलंकाई तमिल है जो सेकेंड स्थान पे आते हैं। भारतवंशी तमिल को दर्शाया गया ब्राउन कलर से जो यहाँ पे हैं, और मुसलमानों को दर्शाया गया यहाँ पे। यह स्थान है टिकोमाली, बटिकालोवा, कोलंबो, यहाँ पे अधिक। ये तो साइट है। बात बोले भेद खोले, क्या दिया हुआ इसमें? बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं को अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? क्या श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवारों ने अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग की रोजी रोटी चौपट हो गई। वहाँ के गृह युद्धों से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की कि बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के
सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें 2 समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स से समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। भला यह कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय में कितने मंत्री होंगे। गृहयुद्ध क्या होता है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं। केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी समुदाय सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। अब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद का ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, ज़रा सोचने दीजिए। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों की, लड़ाइयों की खबरों की कतरनें जमा करे। 5 छात्रों के 2-2 समूह एक साथ काम कर सकते हैं। फिर 2 समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके साथ अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। इनमें से किस विवाद को सत्ता के साझेदारी के तय करके सुलझाया जा सकता है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इसने यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करे और सत्ता को उनकी हिस्सेदारी न बनने का फैसला करे तो देश में एकता की संकट ही पड़ सकती है। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी एक समस्या का संकेत किया है। यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की 2 पार्टियों का गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा कर रही है। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानने के लिए इस साइट पे आप जा सकते हैं। एक सेकेंड। जर्मन इंजीनियर का बेहतरीन नमूना, यहाँ पे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिया गया हुआ है। टैब कैलगरी सेन केगल कार्टून्स के द्वारा ये बनाया गया है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता के हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक
तौर पर लाभदायक लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, लेकिन इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोगों के इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता के बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार यही है कि जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों के शासन व्यवस्था में जुड़े हैं। इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक क्या होता है? हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इससे उलट होता है। एनीते बेल्जियम ने उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम से स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ती है। वह उसके स्कूल से बहुत से दोस्त तमिल भाषी है और उसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरा कर सकती है? इसके सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक और क्यों है अधिक? खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह ही इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी की इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, पर उप प्रधानमंत्री की पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को छेड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता और न ही पिता के। असल में वह चाहती कि नहीं उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि वो टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो
आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत की जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन के समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक सरकार को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की हिस्सेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अगर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, इसके विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़े हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। हम हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति ने कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। पुतिन हरे बुश का चित्र है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ ही है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे से स्तर के सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दिए जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव में क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह व्यावसायिक विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय भी इस तरीके को सत्ता में उचित साझेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के लिए
अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार से दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों को लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों को समान सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतियोगिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में यह हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 2 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यह सत्ता के साझेदारी के 4 श्रेणियों में से किसमें आता है? यहाँ सत्ता का कौन सा साझा है, इसके साथ किसके साथ कर रहा है? बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों को रख रखाव में सुधार करे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों पर निपटारा करने की सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। थम्मन क्या होती है? जिस समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई क्या? सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं, और सिर्फ हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वे छोटी है। उसमें इस अध्याय में पढ़ने के लिए 50 शब्दों में जवाब दें।